नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हाई अलर्ट में सबसे पहले बात बुलंदशहर की उस घटना की जहां पुलिस इस बात पर अटकी है कि ये मामला सिर्फ हादसा है या फिर छेड़खानी के कारण ये हादसा हुआ। वैसे बुलंदशहर में 12वीं में टॉप करके फिर स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई करने वाली सुदीक्षा की असमय मौत से सभी स्तब्ध हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुलंदशहर, और इसी बुलंदशहर में बुलंद हौसला लिए एक होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी। वो कितनी होनहार थी उसका प्रमाण कम उम्र में उसका बड़ा प्रोफाइल है। सुदीक्षा के पिता ढाबा चलाते हैं, लेकिन सुदीक्षा ने अथक परिश्रम की बदौलत पहले पूरे बुलंदशहर में 12वीं में टॉप किया और फिर भारत सरकार की ओर से मिले स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने अमेरिका चली गई। हाल ही में वह छुट्टियों में भारत यानी अपने घर बुलंदशहर आए। भारत वापस आने से पहले सुदीक्षा ने अमेरिका में एक स्पीच दी, जिसमें उसने विपरीत हालात में लड़कियों की पढ़ाई से लेकर अपने परिवार तक का जिक्र किया। ये इमोशनल स्पीच काबिले गौर है, जरा आप भी सुनिए। I feel extremely blessed and honored to be standing here today as the valedictorian student of Vidyagyan Bulandshahar's 2018 batch. I scored 98% in my board examinations, and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings, and while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. However, our economic conditions would not have allowed all 6 of us to get quality education. Consequently, I would have been the first one to discontinue my studies, because my community does not believe that it is as important to educate girls as boys. तो सुना आपने सुदीक्षा के इस स्पीच को, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सुदीक्षा ही ऐसा सोचती हो। सुदीक्षा कितनी होनहार छात्रा रही, इस बारे में उसका वो स्कूल जब वो बुलंदशहर में पढ़ रही थी, उसने उसके टैलेंट पर क्या कहा था, इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से समझा जा सकता है। मेरा नाम जितेंद्र भाटी, विलेज डेयरी स्कैनर। काम में पहले गाड़ी चलाता था, अब फिलहाल ढाबा चलाता हूँ। पिताजी खेती करते थे, पीछे कोई पढ़ा भी नहीं था, ना मैं पढ़ा था, 5वीं तक पढ़ा था बस। परिवार में मेरे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में सुदीक्षा सबसे बड़ी है। My name is Sudiksha Bhati, and I'm going to study entrepreneurship at Babson College, US. सुदीक्षा होनहार तो थी, उसके हौसले और हिम्मत की कहानी ये है कि उसने एक छोटे से शहर बुलंदशहर तमाम बाधाओं को पार करते हुए इतनी छोटी सी उम्र में खुद के दम पर अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। अब सवाल ये कि आज अचानक सुदीक्षा भाटी और उसके टैलेंट की बात क्यों होने लगी। बुलंदशहर में एक होनहार छात्रा की मौत, हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत, सुदीक्षा की मौत को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल। दरअसल 10 अगस्त यानी सोमवार सुदीक्षा भाटी अपने नाबालिग भाई के साथ बाइक से अपने ननिहाल जा रही थी, लेकिन तभी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सुदीक्षा भाटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये मौत देश की एक होनहार छात्रा की होती है और इस मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन यहाँ तक तो सब सामान्य होता है, लेकिन इसी बीच सुदीक्षा की मौत को लेकर उसके परिवार वाले एक आरोप लगाते हैं और फिर ये मामला संगीन होता जाता है और ये आरोप होता है ननिहाल जाते हुए सुदीक्षा के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों की ओर से छेड़खानी का। किस मोटरसाइकिल से आ रहे थे? स्प्लेंडर प्लस। नंबर याद है? यूपी 14? यूपी 14 26-33। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी हम आ रहे थे 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी ने कही ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली।
नो ठीक है। अब होश आया क्या माने जो आग है निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। सुदीक्षा के परिजनों ने लगाया आरोप सुदीक्षा के साथ रास्ते में हुई छेड़छाड़ के कारण हादसा होने का आरोप। लेकिन इस छेड़छाड़ के आरोपों के बीच इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ और आ जाता है। सुदीक्षा के चाचा कहते हैं कि बाइक नाबालिग भाई नहीं, वो खुद चला रहे थे। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराहा सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फौर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। इसी बीच मृतका सुदीक्षा की बहन का कहना है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे। यानी अब छेड़खानी के आरोपों के साथ साथ बाइक कौन चला रहा था, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे। लेकिन घटना के तत्काल बाद पहुंची पीआरबी वैन के पुलिसकर्मी का कहना था कि भाई ही गाड़ी चला रहा था और उसने मौके पर छेड़खानी की बात नहीं बताई। फिलहाल सुदीक्षा की मौत को लेकर परिजनों के बयानों के अलावा पुलिस के बयान भी विरोधाभासी, जिससे ये मामला पेचीदा होने लगा। सुदीक्षा की मौत पर उसके परिवार कह रहा है कि छेड़खानी के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन पुलिस की थ्योरी अलग कहानी कह रही है। पुलिस अभी तक इस बात पर अटकी हुई है कि गाड़ी कौन चला रहा था, जबकि जरूरत इस जांच की है कि हादसा हुआ कैसे और क्या वाकई इसके लिए छेड़खानी की घटना जिम्मेदार है। सुदीक्षा की मौत पर विरोधाभासी बयान, परिजन से लेकर पुलिस तक दे रहे हैं विरोधाभासी बयान। अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा भाटी की मौत पर बुलंदशहर से लेकर नोएडा तक कोहराम मचा है। सुदीक्षा भाटी गौतम बुद्ध के दादरी की रहने वाली थी, लेकिन उसका परिवार बुलंदशहर में रहता था। सुदीक्षा अपने ननिहाल औरंगाबाद जा रही थी, तभी बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर बाइक से जाते समय एक बुलेट वाले ने ब्रेक लगाई और सुदीक्षा की बाइक गिर गई, जिससे सुदीक्षा की मौत हो गई। इस दौरान घटना स्थल का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 बाइक सवार दिख रहे हैं, लेकिन इससे पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में सुदीक्षा की मौत कैसे हुई, इसे लेकर चाहे बयान परिजनों के हों या फिर पुलिस वालों, मामला सुलझने की बजाय उलझने लगा है। दरअसल इस मामले में 2 एंगल सामने आए। पहला, छेड़छाड़ के कारण हादसा हुआ, या फिर मोटरसाइकिल कौन चला रहा था, नाबालिग भाई या फिर चाचा। सुदीक्षा की मौत का कारण क्या है? क्या छेड़छाड़ के दौरान हुआ हादसा? बाइक कौन चला रहा था? बाइक चलाने को लेकर 2 तरह के बयान क्यों? सुदीक्षा की मौत पर उसके पिता का आरोप है कि पुलिस ने अब तक कोई सहयोग नहीं किया और पुलिस बिना छानबीन के बात कर रही है। पास कोई पुलिस नहीं पहुंची है, ना कोई कार्रवाई हुई है। क्या पोस्टमार्टम हुआ है? हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है। एक वाइट आ रही है, वाइट में पुलिस बोल रही है कि बाइक कौन चला रहा था, बाइक भतीजा चला रहा था। उसमें दिखा रही है कि बाइक मेरा भतीजा चला रहा, मेरा भतीजा बाइक चला रहा है, मेरा भाई बाइक चला रहा है। मुलजिम को आप देख नहीं रहे, जिसने स्टैंड करके उनको गिराया है, उनको गिराया गया है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद के थानाध्यक्ष का कहना है कि वो दादरी में रह रहे परिवार का बयान दर्ज करने आए और जांच की जा रही है, जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। यानी अब यहाँ आरोपी की बात होने लगी, ये भी एक सवाल है। वहीं इस मामले में डीएम का बयान भी पुलिस के बयान से अलग है, यानी उनका बयान भी विरोधाभासी। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। कल दिनांक 10 को जनपद बुलंदशहर में
सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई। एसपी सिटी और डीएम का बयान अलग अलग क्यों? क्या ये मामला सिर्फ हादसे का है या फिर छेड़खानी के कारण हादसा हुआ? सुदीक्षा की मौत पर परिजनों और पुलिस के अलग अलग बयानों के बीच ये मामला इतना गंभीर और सुर्खियों में आ गया कि डीजीपी हितेश चंद अवस्थी को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये मामला प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का लग रहा है, लेकिन इसकी जांच जारी है। वहाँ पर जो हमारी वैन है पीआरवी जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुँची थी, उसका जो स्टाफ है उनसे भी लोकल पुलिस ने बात करी है। कोई स्टंट की बात वहाँ पर नहीं उस टाइम पर आई है और जो उनका भाई है उसका भी जो वर्जन पता लगा है लोकल पुलिस को, उसमें स्टंट की बात नहीं है, एक्सीडेंट की बात उन्होंने करी है। लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रख करके इसको देख रहे हैं, ओपन माइंड से केस को देख रहे हैं और चूँकि एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल सुदीक्षा की मौत को लेकर पुलिस बाइक कौन चला रहा था लगता है यहीं अटकी हुई, जबकि जांच उस छेड़खानी के आरोपों की भी होनी चाहिए जो सुदीक्षा के परिवार वाले लगा रहे, क्योंकि अगर नाबालिग बाइक चला रहा था तो उसके लिए भी कानून है। लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन के विरोधाभासी बयानों से लगता है कि ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। उधर बागपत में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष की हत्या से बागपत से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और लापरवाही में छपरौली थाना इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी ने वारदात की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को 24 घंटे का वक्त दिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर यूपी में अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। खेत में खून से लथपथ बेजान पड़ा ये शव और उसके पास पड़ी ये कारतूस उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुलंद हौसले की ताजा मिसाल है। इस शव के मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर ये शव किसी सामान्य शख्स का नहीं बल्कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता का है, जिसका इस इलाके में काफी सम्मान था और नेता है तो रसूख भी। लेकिन बदमाशों ने गोली मारकर इनका कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो। अपराधियों के हौसले बुलंद। बागपत में भाजपा नेता की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या। मामला बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र का है। यहां छपरौली कस्बे में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या दिन दहाड़े की गई। जानकारी के मुताबिक संजय खोखर हर दिन की तरह सुबह टहलने निकले थे और जब वो वापस लौट रहे थे तभी घात लगाकर खेत में बैठे बदमाशों ने संजय खोखर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर तमंचे से उन पर फायर झोंक दिया। हमला इतना अचानक था कि उन्हें जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। बदमाशों ने उन्हें सीने में 2 और सिर में 1 गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या घटना है और कौन हत्यारे थे? बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर रोजाना की तरफ मॉर्निंग वॉक पे आए थे, तो आज सवेरे कुछ लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। हम लोग यहाँ मौके पर हैं। प्रथम दृष्टया पूछताछ में रेंजन मामला प्रकाश में आया है और वैसे तहरीर भी नहीं दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई हैं। सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। जल्द ही मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब तो सब प्रथम दृष्टया क्या लग रहा? उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी हम लोगों ने जो जानकारी की रंजिशन मामला लग रहा है। छपरौली थाना क्षेत्र में वारदात, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हत्या। बदमाशों ने सीने में मारी 2 गोली, 1 गोली सिर में लगी। भाजपा नेता की मौके पर ही मौत। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इस हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
ट्वीट कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सीओ बड़ौद आलोक सिंह और इंस्पेक्टर दिनेश चिकारा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भाजपा नेता के शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल को सीज कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से एक 315 का कारतूस भी मिला है। आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश भी दी जा रही है। कितने हत्यारे थे, कितनी गोली मारी गई, क्या पता चला? ये बताया गया कि देखने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन ये बताया गया कि शायद 2 हत्यारे थे और उनके हम जल्दी। कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते थे? ये कोई बात प्रकाश में नहीं। अच्छा, क्या इस मर्डर का राजनीतिक कारण भी हो सकता है? इस बारे में हम लोग घटना के खुलासे के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करें। सर, कितनी गोली मारी गई? 2 गोलियां लगी हैं, एक सिर पे लगी है और एक चेस्ट पे लगी है। थैंक यू। भाजपा नेता की हत्या से हड़कंप, सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। इस घटना के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। छपरौली इंस्पेक्टर दिनेश कुमार चिकारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस बीच खुद आईजी मेरठ प्रवीण कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिवार वालों से बातचीत की और उन्हें कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं इस मामले के बाद सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी संजय खोखर के घर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जबकि भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने भी इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। मृतक भाजपा नेता के बेटे मनीष ने 4 युवकों को नामजद करते हुए 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इस हत्या की वजह 2018 की पुरानी रंजिश है। ये स्थानीय पुलिस की नाकामी है। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने लिखा भी था, मैंने पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। ये शायद ही कोई गांव होगा जहाँ 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज़्यादा बोलते हैं। मैंने अभी 8 जुलाई को अपील की थी, आप लोगों ने छापाई अखबार के अंदर कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। अभी मुझे बताया गया, अभी 7-8 दिन पहले बावली के अंदर कुछ अवैध हथियार बनाते हुए लोग मिले। उस केस को रफा दफा कर दिया गया। परसों जो है, इनको चंद्रवीर जी को मालूम है कि किस प्रकार से बड़ौद के अंदर अवैध शराब का चल रहा था। और जब तक वहाँ शराब, गांजा जो है, नशीले पदार्थ, जब तक लोग वहाँ धरने पर नहीं बैठे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल जो है गायें कटी हुई यहाँ पर जो है पकड़े गए, उसके ऊपर अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर कर देते हैं। जो असली आरोपी हैं, असली अपराधी हैं, उनको छोड़ करके दूसरों को अज्ञात बना के दूसरों को परेशान करते हैं। बहरहाल संजय खोखर पढ़ाई करते वक्त ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वो 3 साल भाजपा जिलाध्यक्ष रहे। संजय खोखर ककौर में स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात थे। बहरहाल जिस तरह भाजपा नेता की हत्या हुई है, उससे लगता है कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो गया और उस पर लगाम कब लगेगा इसका पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी-छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। GD Goenka University is transforming classroom teaching to online platforms, for which QS has certified GD Goenka University for e-learning excellence. दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। का भाव तो बहुत तेज होता है, इतना तेज हो जाता है कि बच्चों को, बड़ों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूपी में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। लोगों को जैसे कानून व्यवस्था का डर ही नहीं, युवाओं में हथियार लहराने का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी अब कर्मचारी दूसरे कर्मचारी पर पिस्तौल तानते नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी में तमंचे से फायर करते 2 युवकों का वीडियो वायरल होने से सनसनी मच गई। वहीं बरेली में जिला पंचायत दफ्तर में गोली चलने से हड़कंप मच गया। सब 16 साल का था खलनायक, देख ली उससे दिन गाड़ी में बत्ती और देख ली। संजीदा दी हो जी। ये तस्वीरें डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। कहीं युवाओं में हथियारों का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, तो कहीं सरकारी दफ्तर में ही एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी पर न सिर्फ पिस्तौल तानता है बल्कि गोली भी चला देता है। जी हाँ, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती ये 2 तस्वीरें। इन्हें जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर कौशाम्बी की है। यहाँ बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और 2 युवक अवैध तमंचे से खेल रहे हैं, यानी फायरिंग कर रहे हैं। देखने से लगता है कि फायरिंग का वीडियो भी ये खुद ही बनवा रहे हैं, जैसे ना तो इन्हें कानून का डर और ना ही खाकी का खौफ। ये अपनी ही धुन में मस्त है। तमंचे से फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। एक वीडियो वायरल आया है जिसमें 2 युवक अवैध असलहों से फायरिंग कर रहे हैं। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। प्रकरण कहाँ का है, उसके साक्ष्य जैसा मिलता है, स्थान का पता चलता है, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। दरअसल पहले इस वीडियो को एक साइट पर डाला गया, उसके बाद उसे किसी ने डाउनलोड कर व्हाट्सएप के कई ग्रुपों में वायरल कर दिया। वैसे बताया जा रहा है कि यह वीडियो पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के उझनी गांव का है। वीडियो में बारी बारी से फायरिंग करते दोनों युवकों का चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले युवकों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा मुफ्ती के उझनी गांव है, वहाँ के प्रधान के भतीजों का है। अब वो जांच कराई जा रही है, उसको देख लेते हैं। अगर ये सत्यता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वैसे हाल के दिनों में इस तरह युवाओं के हाथ में तमंचे या हथियार और उससे फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि जिस उम्र में इन युवाओं के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में कट्टे और तमंचे क्यों, और लगातार इसका नशा बढ़ता हुआ भी और चढ़ता हुआ भी। दूसरी तस्वीर बरेली से है और ये बहुत ही खौफनाक है। सीसीटीवी में कैद इस फुटेज में एक शख्स एक महिला के सामने तमंचा लिए खड़ा है और फिर वो उस पर हमला कर देता है। ये डरावनी तस्वीर बरेली जिला पंचायत के दफ्तर की बताई जा रही है, जहां जिला पंचायत में अपर निदेशक कार्यालय में महिला क्लर्क पर लेखागार महावीर सिंह गोली चला देता है, जिसमें महिला घायल हो जाती है।
जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। शहर कोतवाली इलाके में स्थित है। सीसीटीवी में जो तस्वीर दिख रही है उसमें एक शख्स जो लेखागार बताया जा रहा है वो पिस्टल लिए पहले महिला को धमकाता हुआ लगता है और फिर महिला से बहस के बाद वो उस पर हमला कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि ये वारदात एक सरकारी दफ्तर में हुई है। बहरहाल ये दोनों तस्वीरें यूपी में कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। एक तरफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है तो दूसरी तरफ अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ती ही जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।